हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से कैरियर की के एक शानदार से लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग जो है लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग कूलम्ब्स के लॉ के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, यानी कि बिना छुए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। और प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का कितना रूल्स होता है, 5 गो स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, उसके पास में एक धनावेशित छड़ को लाते हैं। जैसे ही धनावेशित छड़ को लाते हैं तो आकर्षण के कारण क्या होता है, आकर्षण के कारण जितने भी प्लस होते हैं माइनस होते हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, और जितने भी प्लस होते हैं वो प्रतिकर्षण के कारण दूर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित करने से क्या होता है, जितना भी प्लस है वो धरती के नीचे चला जाता है, लेकिन रियलिटी में धरती के नीचे प्लस नहीं जाता है। धरती में से इलेक्ट्रॉन आकर के क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, और लास्ट स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप में हम लोग किए थे भू संपर्कित पहले हटाए थे और फिर हम लोग धनावेशित छड़ को हटाए थे। तो इसमें से क्या हो गया था, जितना भी ऋणावेश था वो एक समान रूप से फैल गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर आप धनावेशित छड़ रखिएगा तो आपका वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा, यदि ऋणावेशित छड़ रखिएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा होता है, काम करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि अगर आप दो वस्तु को एक साथ आपको आवेशित करना है तो कैसे कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे कि दो उदासीन गोला को प्रेरण द्वारा किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दो उदासीन गोला अब लेना है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि एक ही उदासीन गोला था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि दो उदासीन गोला ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं फिगर, ये दो उदासीन गोला को हमको क्या करना है, आवेशित करना है। देखिए, जैसे कि ये दो उदासीन गोला है, दोनों को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, हम टच कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टच करेंगे वैसे ही आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो बोले थे कि टच नहीं करना है, लेकिन आप इसमें टच कर रहे हैं वस्तु को। ठीक है, तो देखो ये बोल क्या रहा है आपको क्वेश्चन कि दो उदासीन गोला को बिना टच किए आप किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों गोला को हम टच कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो भी सराउंडिंग है, जो भी परिवेश है, इससे कुछ भी अटैच नहीं कीजिएगा। जैसे कि अगर बगल में कोई धनावेशित छड़ को लाएंगे, उसको टच नहीं करवाना है हमको। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ऐसे इसको टच करवा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला केस नंबर 1 हम लोग देखेंगे। केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में ये है कि इस दोनों उदासीन गोला को सबसे पहले तो क्या कर देंगे हम लोग, कुचालक स्टैंड पर क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों उदासीन गोला को क्या कर दिए, हम कुचालक स्टैंड पर रख दिए। ठीक है, कुचालक स्टैंड पर क्यों रखते हैं बताइए, कुचालक स्टैंड है ये हमारा। ठीक है, कुचालक स्टैंड। ठीक, कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखते हैं ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इस पर बने, जितना भी प्रोटॉन बने, वो सभी धरती के अंदर नहीं चला जाए, इसलिए हम लोग कुचालक स्टैंड को लगाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि दोनों उदासीन गोला को एक दूसरे से सटा करके और क्या कर देना है, कुचालक स्टैंड पर रख देना है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यानी उदासीन है तो अभी इस पर जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। इसमें स्टेप नंबर 2 देखेंगे इसमें, और ये थर्ड स्टेप रहेगा हम लोग का। और ये हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा। ठीक है, 4 स्टेप में देखें, खत्म होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
देखो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए कि ये उदासीन गोला है, तो उदासीन गोला पर जितना प्लस उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही सेकेंड नंबर केस में क्या करेंगे हम लोग, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 में क्या करेंगे कि ये उदासीन गोला के पास में, ये उदासीन गोला के पास में एक धनावेशित छड़ को लाएंगे, ठीक है, एक धनावेशित छड़ को लाएंगे, ये प्लस चार्ज, ठीक। अब जैसे ही ये धनावेशित छड़ ये उदासीन गोला के पास में आया तो क्या होगा, आकर्षण के कारण जितना भी प्लस होगा, आकर्षण के कारण जितना भी माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, एक गोला पर आ जाएगा, इधर एक साइड आ जाएगा, यहाँ पे देखो जितना भी माइनस होगा वो गोला के एक साइड आ जाएगा, और प्रतिकर्षण के कारण जितना भी प्लस होगा वो गोला के दूसरा साइड चला जाएगा, यानी कि जितना भी प्लस होगा वो गोला के इधर चला आएगा। ये सेकेंड नंबर केस है। सेकेंड नंबर केस में क्या करना पड़ता है आपको कि उसके साइड, उसके बगल में जो है बिना टच किए आपको एक धनावेशित छड़ को लाना है, तो आकर्षण के कारण जितना भी माइनस है वो इसके कौन सी तरफ, बाईं तरफ आ जाता है, और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, दूसरा गोला पर जो है प्लस चार्ज चला जाता है, ठीक है। केस नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या करना है कि अब दोनों कुचालक स्टैंड पर जो दोनों वस्तु को रखे थे हम लोग, तो माइनस इस पर आ गया था और प्लस उस पर था, और ये बगल से क्या है, उदासीन एक आवेशित गोला है, ठीक है, ये एक आवेशित गोला है जो कि धन आवेश है, ठीक है। तो जब धन आवेश है यानी कि इस पर माइनस बना हुआ है ना, इस पर माइनस बना हुआ है और इस पर क्या बना हुआ है, इधर प्लस बना हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, यानी कि क्या किए थर्ड स्टेप में कि ये दोनों उदासीन गोला को एक दूसरे से अलग कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही दोनों को एक दूसरे से अलग कीजिएगा तो ये तो अलग हो जाएगा, है ना, ये दोनों को अलग करेंगे हम लोग, ये दोनों को बीच से अगर हम लोग अलग करेंगे तो आप लोग थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, इसको अलग कीजिएगा, ठीक है, एक इधर से रहेगा और दूसरा तरफ से। हम देख लेते हैं एक बार, अगर हो जाए अलग तो सही है, इससे हो नहीं, ये नहीं हो पाएगा अलग, ऐसे देख लेते, ये हाथ से बना देते, ठीक है। जैसे देखिए ये दोनों गोला को हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, एक गोला इधर और एक गोला इधर, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग को यही करना है कि दोनों गोला को एक दूसरे से अलग अलग कर देना है। फिगर ठीक से बनाइएगा आप लोग अच्छे से, ठीक। तो जैसे ही इसको अलग अलग किए तो इस पर जितना भी माइनस था वो इधर है, ठीक है, और जितना भी प्लस था वो क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आप लोग क्या कीजिएगा कि ये धन आवेश को क्या कर देना है, हटा देना है। अब जैसे ही धन आवेश को हटाइएगा तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये एक वस्तु पर जो है, एक गोला पर जो है ऋण आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है, और धन आवेश जो है वो भी एक समान रूप से फैल जाएगा, और केस नंबर 4 में आपका क्या हो जाएगा, दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा, केस नंबर 4 में, ठीक है। तो केस नंबर इसमें 4 को केस होता है। सबसे पहला केस में क्या करना है आपको, दोनों को कुचालक स्टैंड पर रख देना है। दूसरा में क्या करना है कि धनावेशित छड़ को लाएंगे, तो धनावेशित छड़ को लाने से आकर्षण के कारण माइनस एक साइड प्लस एक साइड, ठीक है। अब माइनस प्लस दोनों पर आ गया है, दोनों को अलग कर दीजिए, अलग करके धनावेशित छड़ को हटा दीजिए। जैसे ही अलग करके धनावेशित छड़ को हटाइएगा तो एक वस्तु पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश फैल जाएगा, और दूसरा वस्तु पर क्या हो जाएगा, धन आवेश फैल जाएगा, और वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा आवेशित हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग। तो ये था कुछ पीछे का बच गया था। अब हम लोग अपने हेडिंग पे आ जाते हैं, कूलॉम का नियम। हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, कूलॉम का नियम। हेडिंग लगाएंगे कूलॉम का नियम। अब देखते हैं ये कूलॉम का नियम क्या होता है, ठीक है। कूलॉम का नियम जो है, जैसे हम लोग देखे थे 11th क्लास में पढ़े हो तुम लोग 11th क्लास में, कि अगर दो द्रव्यमान है, दो वस्तु के बीच अगर द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान अगर m2 है, ठीक है, यानी कि दो वस्तु का द्रव्यमान, एक का m1 है और दूसरा का m2 है, और इसका बीच की दूरी अगर r है, ठीक है, यानी कि अगर दो वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है तो उसके बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यानी कि ये क्या बोलता है कि ये दोनों जो एक दूसरे पर बल लगाता है वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, एवं उसके बीच के दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना था गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे
ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं कि कूलम्ब का नियम जो है ये दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यानी कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल होता है, एकदम बिंदु आवेश रहता है। ये इधर रहेगा Q1 आपका और ये रहेगा आपका Q2, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, R मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा। यानी कि कूलम्ब का जो नियम है यह दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए या दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कूलम्ब बल कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि कूलम्ब का नियम जो है वो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है, जिसे हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर क्या लगता है, कूलम्ब बल लगता है। यानी कि ये आवेश अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। और इसी के अनुदिश लगता है, यानी कि ये इसका रेखा है और इसी के अनुदिश लगता है। यानी कि इसको लिख लेंगे हम लोग, कूलम्ब का नियम कहते हैं किसको है, तो इसके नियम के अनुसार इन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है F, वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बीच के दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है कि 1/r², ठीक है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इस नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कूलम्ब के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इस पर लगने वाला जो बल होता है वो इसी के अनुदिश लगता है, ठीक है। जिस पर लगने वाला बल उसी के किसके, ये वाला रेखा जो हम लोग खींचते हैं दोनों बीच के दूरी के, उसी के अनुदिश लगता है, यानी कि उसी के दिशा में लगता है। उसी के अनुदिश लगता है। यानी कि आपको मेन यहाँ तक है, ये इतना बात जो है मेन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इतना बात, ठीक है, इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा कूलम्ब के नियम में। कूलम्ब के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर आप लोग इधर देखिएगा तो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से देखिएगा तो क्या करना है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, कंपेयर हो जाएगा। तो F समानुपाती हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब ये समानुपाती के चिन्ह टूटेगा, हम लोग आगे देख लेते हैं क्या आया रिजल्टेंट। अभी क्या आया, F जो है समानुपाती आया
एफ जो है समानुपाती आया Q1 Q2 बटा में किसके आर स्क्वायर के, यही ना था, देख लो एफ जो है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर का था। ठीक है, अब जब ये समानुपाती का चिन्ह टूटता है, जब ये समानुपाती के चिन्ह टूटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको नाम है K। ठीक है, K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलम के नियम का फॉर्मूला है, जहाँ आपका K क्या है, K क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, समानुपातिक स्थिरांक बोलते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक तो कूलम का नियम हमारा हो गया। ठीक है, जब कूलम के नियम पूछेगा तो कूलम के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, इसको हटा दे, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये हो गया, दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद क्या किया हम लोग कि जब समानुपाती के चिन्ह टूटता है तो कांस्टेंट आता है K। अब इस K के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत सारा चीज। ठीक है, अब ये K क्या होता है, अगर यहाँ से K को निकालोगे, देखो यहाँ से अगर K का निकालोगे K, तो K को जब निकालोगे, K को यहाँ से जब निकालोगे तो ये अगर K बाहर आएगा तो F इंटू में आर स्क्वायर होगा, F इंटू में आर स्क्वायर बटा नीचे चल जाएगा Q1 इंटू में क्या Q2 हो जाएगा, यही ना होगा, F इंटू में आर स्क्वायर इंटू बटा में Q1 इंटू में Q2 हो जाएगा। ये तो K का मान आएगा, है ना। अब अगर आपको देखा जाए K की निर्भरता, ये सब देखेंगे, पहले इसका ऐसा ही मात्रक एक बता दीजिएगा, K का ऐसा ही मात्रक, ये ऐसे नहीं, अलग देख लेते हैं। ठीक है, K की निर्भरता, K की निर्भरता देख लेते हैं। तो सबसे पहले K की जो है निर्भरता देखते हैं हम लोग मात्रक पे। ठीक है, मात्रक पर K का क्या निर्भरता होता है, ये चीज़ को देख लेते हैं। तो K का अगर सबसे पहले आप SI मात्रक देखिएगा तो K का SI मात्रक इधर से एक निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे K का मान देख लीजिए, K का मान, K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलेगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। और इसका हिंदी में जो नाम होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो बोलते हैं हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात में किस प्रकार से दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। इसका SI मात्रक निकालेंगे हम लोग, पहले K का SI मात्रक निकाल लेते हैं। K का जो मान होता है वो 9 गुना में 10 के पावर 9 होता है। अगर यहाँ से SI मात्रक देखो, जैसे कि ये 1 है और नीचे 4 है और ये पाई का मान 22/7 रखोगे और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर -12 रखोगे, तो इसको हल करने के बाद तुमको निकल गया कितना, 9 गुने 10 के पावर 9। SI मात्रक देखो इधर से, अगर इसका SI मात्रक इधर देखोगे, SI मात्रक देखोगे तो बताओ यहाँ से बल का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और ये R क्या है आपका, दूरी है ना, दूरी का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा आवेश है, ये आवेश है, ये भी दोनों तो आवेश है, दोनों आवेश का SI मात्रक कूलम यानी कूलम स्क्वायर। तो इसका जो SI मात्रक होता है K का SI मात्रक वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट देखो, एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो K का व्युत्क्रमानुपाती ही तो है। देखो ना, ये K है 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यानी कि उल्टा है ना, तो इसको उलट दो, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है इसका SI मात्रक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो K का SI मात्रक क्या होता है, K का SI मात्रक, K का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको लिख लेना। और एप्सिलॉन नॉट को जो है निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं हम लोग, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये तो हम लोग देखें मात्रक पर। अब अगर इसका मात्रक एक और देखेंगे, ये तो SI मात्रक हो गया। अब अगर CGS पद्धति में इसका मात्रक देखोगे, CGS पद्धति में
सीजीएस पद्धति में के का मात्रक, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में जो के का मात्रक होता है वो 1 के बराबर होता है। सीजीएस पद्धति में के का मात्रक 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। मतलब ये कैसे होता है, ये चीज़ को जान लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि सीजीएस पद्धति में बदलना है, ठीक है, यानी कि के का जो मान होता है वो एसआई मात्रक में कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है ना। लेकिन अभी क्या करना है हम लोगों को, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर को जो है सीजीएस पद्धति में बदलना है, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में अगर देखोगे तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। यानी 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब 10 के पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 कूलम्ब, बताइए कूलम्ब आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या था, याद कीजिए, बताया ना, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैट कूलम्ब, ठीक है। यानी कि 1 कूलम्ब जो होता है वो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है, ठीक है। तो इसको बदलेंगे और देखते हैं कैसे बनता है। तो 9 गुना 10 के पावर 9 गुने न्यूटन को बदलिए डाइन में, तो 10 के पावर 5 डाइन लिखेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको और आगे बढ़ाते हैं, गुना मीटर स्क्वायर है, ये तो मीटर था यानी 10 के पावर 2 है। अगर मीटर स्क्वायर हो गया तो 10 के पावर 2 दूना 4 यानी 10 के पावर 4 गुना नहीं अब बटा है, ठीक है, ठीक है। अब बटा में क्या है, कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि 1 कूलम्ब इतना ESU के बराबर है ना, तो कूलम्ब है ना, तो 2 बार लिखोगे तो 3 गुने 10 के पावर 9 गुने 3 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। तो अब इसको हल करो। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखो 3 तिया 9 कटेगा, आई हो 3 तिया 9 कटे, यानी कि 3 तिया 9 और 9 से 9 खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म। अब इसके बाद क्या है, ये 10 के पावर 9, देखो ये सब ऊपर वाला को जोड़ो, मतलब बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है ना। तो यहाँ अगर जोड़ोगे तो 10 के पावर 9 5 14, 14 5 कितना हो, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। तो 10 के पावर 18 है ऊपर, और नीचे देखो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 10 के पावर 18 ही है। तो जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर ही तो आ गया, है ना, 1 के बराबर आया। और साथ ही क्या आया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU का स्क्वायर आया। बात समझ में आया। यानी कि के का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, के का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक मात्रक पर निर्भरता था के का, तो के का मान होता है, ये डाटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि के का मान कौन सा होता है, और ये तो हमेशा याद ही रखिएगा क्योंकि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर को कभी कभी पलट के पूछ देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पलट के पूछेगा तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो के का मात्रक पर निर्भरता देख लिए। अब हम लोग देखेंगे के का मात्रक पर हो गया ना, अब दूसरा देखेंगे हम लोग माध्यम पर निर्भरता। के का माध्यम पर निर्भरता। के का माध्यम पर निर्भरता। अब देखो, जब के का माध्यम पर निर्भरता देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि माध्यम पर निर्भरता बोल रहे हैं आप लोग, तो पीछे क्या है देखें हम लोग कि के बराबर जो होता है, के बराबर जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो है आपका निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन माध्यम दो गो है, एगो निर्वात है और एगो अदर माध्यम है, जो भी माध्यम आप लीजिएगा वो वाला, ठीक है। तो एक निर्वात के लिए होता है और एक क्या चीज़ के लिए होता है, माध्यम के लिए होता है। ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो निर्वात के लिए जब आप देखिएगा, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, तो के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका निर्वात की विद्युतशीलता है। अब अगर आप माध्यम के लिए देखिएगा, जब कोई माध्यम के लिए देखिएगा, मतलब कोई सा भी माध्यम रेंडमली ले लेंगे, तो ये के बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन एम,
ठीक है। और एप्सिलॉन एम को जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, माध्यम की विद्युतशीलता। बात समझ में आया, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कॉपी में, जैसे जैसे लिखवा रहे हैं वैसे वैसे, ठीक है। तो ये हो गया निर्वात के लिए, ठीक है, और ये हो गया आपका माध्यम के लिए। तो जब हम लोग निर्वात के लिए निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का उपयोग करेंगे, जब माध्यम के लिए निकालेंगे तो किस का उपयोग करेंगे, एप्सिलॉन एम का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे में अब एक और काम हम लोग करते हैं कि ये कोई ब्लॉक है हमारा, ठीक है, समझिएगा, ये कोई ब्लॉक है हमारा, और इस ब्लॉक में जो है आपका ये Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी जो है आपका R है, ठीक है। और ये ब्लॉक के अंदर जो है वो निर्वात है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर क्या है आपका, निर्वात में ब्लॉक में, मतलब Q1 Q2 आवेश जो है निर्वात में रखा हुआ है। तो अब इस दोनों आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, तो दोनों आवेश पर लगने वाला बल ही तो कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल अभी जस्ट पर है ना, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि F बराबर आपका आएगा, F बराबर आएगा, हम लोग निर्वात के लिए देख रहे हैं तो F निर्वात लिखेंगे, F निर्वात बराबर क्या आएगा आपका, K Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर, है ना, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आपका आएगा, यही ना आएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब K को खोल दीजिए, K को अगर खोलिएगा तो क्या लिखेगा, बताइए, K को जब आप लोग खोलिएगा तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर K को रखेंगे तो F निर्वात हो जाएगा। निर्वात के लिए बताइएगा, निर्वात के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे काम देगा। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, अब ब्लॉक को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, अगर ये ब्लॉक है हमारा और इस ब्लॉक में भी सेम काम है, ये Q1 है, ये Q2 है हमारा, बीच की दूरी हमारा R है, लेकिन ये कोई माध्यम के लिए, ठीक है, ये कोई माध्यम में है, तब माध्यम के लिए आपका जो है बल कैसे निकलेगा, ये चीज़ को देखते हैं। तो F माध्यम हम लोग अब निकालने जा रहे हैं, F माध्यम, ठीक है, F माध्यम। तो F माध्यम जब आप लोग निकालिएगा तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर तो होगा ही, ये तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन K का मान में आप लोग देखिएगा अंदर से, तो F माध्यम बराबर आपका आएगा, F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इधर आपका ये वाला बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दो बात, ठीक, समझ में आया। यानी कि जब आप लोग निर्वात के लिए बल निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और जब आप माध्यम के लिए निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब एक काम और कीजिए, हम बता रहे हैं, आप क्या कीजिए कि F निर्वात को जो है F माध्यम से भाग दे करके देखते हैं आखिर क्या होता है, ठीक है। F निर्वात को F माध्यम से भाग दे करके देखते हैं क्या होता है। तो रखिए मान, F निर्वात का कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर, बटा ये इसका कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये दोनों सेम लग रहा है क्या, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको काट देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको काट दिए। अब इधर देखते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, F निर्वात बटा F माध्यम आपका क्या निकल के आया, F माध्यम क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, जब ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन M बटा क्या हो जाएगा, 1 कुछ नहीं तो 1, जब 4 पाई से 4 पाई फिर खत्म हो गया, यानी कि आपका क्या निकल के आया रिजल्टेंट, यानी कि आपका रिजल्टेंट जो निकल के आएगा F निर्वात बटा F माध्यम आपका क्या निकल के आया, F माध्यम जो निकल के आया एप्सिलॉन M बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। देखिए एप्सिलॉन M इधर बचा ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। यानी कि F निर्वात, अगर आप बल जो है निर्वात के लिए और बल जो है माध्यम के लिए जब भाग करते हैं
तो एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट आता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, एप्सिलॉन एम क्या है आपका माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। अब यही जो होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एक और चीज़ एप्सिलॉन आर बोलते हैं। अब आप बोलिएगा एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर को जो है हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये होता है आपका एप्सिलॉन आर अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, यानी कि जब F निर्वात को हम लोग F माध्यम से भाग देते हैं तो एप्सिलॉन M बटा एप्सिलॉन नॉट निकलता है, और यही एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। और एप्सिलॉन R को अगर आपसे पूछेंगे कि एप्सिलॉन R का मान जो है सबसे न्यूनतम कब होता है, एप्सिलॉन आर तो सबसे पहले जान लेते हैं एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट हुआ। ठीक है, एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर बोलते हैं। एप्सिलॉन आर आपका क्या है, तो आपका एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन एम क्या है आपका माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका बोलो निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये ध्यान से लिख लो निर्वात की विद्युतशीलता। हो गया, तो इतना बात हम लोग देखें। अब आप लोग को बताना है कि एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान क्या होता है। एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान जो होता है, एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, नहीं, एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान जो है वो हम लोग देख लेते हैं। एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान 1 नहीं, उससे भी पीछे होता है क्या चीज़ 0 होता है। ठीक है, और सबसे अधिकतम देखिएगा एप्सिलॉन आर का मान सबसे अधिकतम देखिएगा एप्सिलॉन आर का मान तो अनंत होता है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम 0 होता है और सबसे अधिकतम जो होता है वो क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि एप्सिलॉन आर का मान सबसे न्यूनतम अगर 0 होता है तो क्या चीज़ में होता है, ये सब चीज़ को देख लेते हैं। एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर का जो मान है वो सही कर लीजिएगा 1 ही होता है, और ये जो होता है निर्वात में होता है, और ये होता है आपका धातु के लिए। ठीक है, ये धातु के लिए होता है। और एप्सिलॉन आर का जो मान है वो पानी के लिए कितना होता है, पानी के लिए तो आप लोग याद रखिएगा 80 होता है। ठीक है, ये 3 को जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हमेशा याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर को जो हम लोग क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, और एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान 1 होता है जो निर्वात में होता है, सबसे अधिकतम मान अनंत पर होता है, क्या चीज़ में धातु में होता है, और पानी में कितना होता है 80 होता है। ठीक है, तो क्लास को इतना ही पर स्टॉप करेंगे। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ लिए हम लोग कि 2 उदासीन गोला को प्रेरण द्वारा किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो केस इसमें 4 को आता है। ठीक है, दोनों गोला को अलग करके क्या कर दीजिएगा, फिर धनावेशित छड़ को हटा दीजिएगा और आप लोग फिगर उतार लीजिएगा और लिख लीजिएगा लैंग्वेज अच्छा से अपने मर्जी से। ठीक है, दूसरा कि कूलम्ब का नियम पर है, ये 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है। 2 स्थिर बिंदु आवेश, एकदम बिंदु आवेश रहेगा ये छोटा सा। ठीक है, इस पे लगता है पहला आवेश Q1 और दूसरा Q2। तो कूलम्ब का नियम हेडिंग लगाइएगा, उसके बाद ये बात लिखिएगा और लिखिएगा कूलम्ब के नियम के अनुसार किसी 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद क्या करिएगा, अर्थात नीचे से लिखिएगा अर्थात ये फिगर बना करके F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के समीकरण एक एवं 2 से करिएगा। तब जब LHS सेम है तो RHS को बराबर कर देते हैं। अब इसके बाद क्या समानुपाती के जब चिन्ह टूटता है तो हमारा K का मान चढ़ता है, और K को क्या बोलते हैं हम लोग समानुपातिक स्थिरांक बोलते हैं। और K का मान देखिएगा अगर यहाँ से, तो K को अगर K को यहाँ से निकालते हैं तो F इंटू में R² हो जाएगा और Q1 Q2 नीचे चल जाएगा। ठीक है, SI मात्रक यहाँ से देखें हम लोग कैसे, SI मात्रक यहाँ से देखें तो F हमारा न्यूटन हो जाएगा, बल तो न्यूटन होता है, दूरी मीटर स्क्वायर,
और कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, के की निर्भरता मात्रक पर देख लिए तो के का जो मात्रक होता है वो तो देख लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता को, इसका मान होता है 8.85। ये सारा डाटा, जितना भी डाटा लिखवाए हैं वो सारा डाटा आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात की विद्युतशीलता का मान है। ठीक है, ये दे देगा ऑप्शन में, ये दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन कौन है। ठीक है, ये सब चीज़ सीजीएस पत्ती में किस प्रकार से एक आया वो भी हम लिख के दिखा दिए। ये भी डाटा आप लोग को याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, इसके बाद देखें कि माध्यम पर निर्भरता, माध्यम पर एक मात्रक पर देख लिया, अब माध्यम पर देखेंगे तो निर्वात में देखें के का मान तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम। जब निर्वात को माध्यम से भाग दिए तो सारा कुछ कट गया, क्या क्या बचा, सब कुछ कटने के बाद बच गया एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, और यही एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, जिसका नाम क्या है अपेक्षिक विद्युतशीलता है। और ये माध्यम की विद्युतशीलता सबसे न्यूनतम निर्वात के लिए 1 होता है, सबसे अधिकतम कितना, धातु के लिए अनंत और पानी के लिए 80। ठीक है, अगर क्लास समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा से सभी बच्चे नोट्स बना लेंगे काफ़ी ध्यान से, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जितना भी डाटा दिए हैं सारा डाटा आज का लेक्चर में जो है बहुत सारा डाटा दिया गया है, वो सारा डाटा ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।